हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे एग्जिस्ट होता है और क्यों होता है, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट हो, वहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक करंट अपना रोल प्ले करता है और वो कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो देखिए, अगर मैं कोई भी क्लोज्ड सर्किट लेके चलूँ तो उस क्लोज सर्किट में दो तरह के करंट मेरे को मिलेंगे, एक तो कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल करंट की बात करूं तो उस कंप्लीट सर्किट में एक इंडिविजुअल करंट कंटिन्यू नहीं रह सकता, यानी उसकी वैल्यू कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे वो प्रेजेंट और कहीं पे वो प्रेजेंट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हम कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम कर दें तो उस सर्किट के अंदर एक कंटिन्यूटी बन जाएगी करंट की, यानी इन दोनों का सम हमेशा सेम मिलेगा। उस सर्किट में आप कहीं पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने पास जो सर्किट है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंटेन किए हुए है। अपने पास जो एक सर्किट है वो किसको कंटेन किए हुए है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंटेन किए हुए है। यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मैंने एक की लगा दी है। इस तरह से मेरे पास सर्किट है, और भी बाकी कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस कैपेसिटर, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, यहाँ पे अगर करंट की बात करूं तो टोटल करंट इसके अंदर से I फ्लो कर रहा है, एंड एट दैट प्लेस देयर इज ओनली एंड ओनली कंडक्शन करंट। यहाँ पे केवल और केवल क्या है, कंडक्शन करंट है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूँ इस जगह पे तो विच इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली इफ यू सी एट प्लेट सेकंड, इस सेकंड प्लेट की तरफ बात करूँ तो जितना करंट यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही करंट यहाँ पे लीव कर रहा है, और वो भी आपका कंडक्शन करंट है। और वो आपका यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ ID की तो वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ द गैप बिटवीन द प्लेट्स, the gap between these plates, then we see that there is not any conduction current is present there. It means इस गैप में IC की वैल्यू 0 होगी, इस गैप में IC की वैल्यू 0 होगी, बट some amount of conduction current, sorry displacement current is seen there. यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट मेरे को नजर आएगा। वो कितना होगा, अगर मैं उस ID को इस गैप के अंदर I के बराबर प्रूव कर दूं, किसके बराबर प्रूव कर दूं, I के बराबर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है, या इसकी ये कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी है। यानी अगर मैं सम ऑफ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कर दूं तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यूटी बन जाएगी। सही बात है कि नहीं है? तो अब मेरे को प्रूव करना है कि ID भी I के बराबर होगा। कहाँ पे, इस गैप के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ID प्लस IC दोनों का सम अगर हम करके देखेंगे तो हर जगह पे सेम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ID 0, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ ID 0, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कंडक्शन करंट 0 है, और नेट इसके अंदर से, इस सर्किट के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा था, I। तो अब मेरे को प्रूव करना है कि इसके बीच में मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा 100% होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी I के बराबर अगर हुआ तो इस सर्किट के हर जगह पे क्या हो गया, टोटल करंट I हो गया। तो कंटिन्यूटी आपकी प्रूव हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको पता है कंडक्शन करंट किसके बराबर होता है, वी नो दैट I इज इक्वल टू dQ/dt। क्लियर? और विच इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया है, I। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। बट इन गैप बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, जो पैरेलल प्लेट है इस गैप के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, सपोज दैट इज इक्वल टू ID, एंड वी नो दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन में dt। और कल ही हमने पढ़ा था फाई किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ द प्लेट्स।
तो ये आपका ई ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डी अपॉन में डी टी इंटू ई ए, ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो ये ई और ए है ये आपका किसके बराबर आएगा, ई इंटू में ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये इसके बराबर आएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो मेरे पास बनेगा आई डी इज इक्वल टू ये एज इट इज़ इंटू डी बाई डी टी, और ये आएगा आपके पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो इस एप्सिलॉन नोट को, ये तो है कांस्टेंट, यहाँ से उठा के और इधर ले आता हूँ तो ये आ गया डी क्यू बाई डी टी, ये आ गया एप्सिलॉन नोट, इससे ये कैंसिल, विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। नाउ बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट विच इज इक्वल टू आई। तो आई डी भी मैंने किसके बराबर प्रूव कर दिया है, आई के बराबर, और आई सी आपका आई था ही। इट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ प्रूव होगी है कि जितना करंट आपका इन कैपेसिटर प्लेट्स की लेफ्ट और राइट साइड में था इतना ही इस गैप के बीच में भी होगा। बट नेट कंडक्शन करंट इन गैप बिटवीन द प्लेट्स इज जीरो एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट करंट in the left or right of the plate is zero, but everywhere the sum of IC and ID is same and which is equal to I। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ IC प्लस ID इज इक्वल टू I रहेगा हर जगह पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इनका समेशन करके देखिए IC और ID का, तो क्या आएगा आपका I के बराबर आएगा। यहाँ पे करके देख लीजिए, यहाँ पे भी I के बराबर आएगा, और ये इस इक्वेशन में प्रूव हो गया, ये भी आपका क्या आ गया है, I आ गया है। इसका मतलब ये हो गया किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर मैं बात करूं तो हर जगह पे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करते ही करते हैं, हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करते ही करते हैं। लेकिन जहाँ पे उस सर्किट के अंदर कोई मटेरियल यूज किया है हमने, कोई भी मटेरियल, वो मटेरियल अगर कंडक्टिंग है तो वहाँ पे कंडक्शन करंट ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा, एंड वाइस वर्सा। इफ द मटेरियल इज नॉट कंडक्टिंग देन द डिस्प्लेसमेंट करंट इज मोर देन कंडक्शन करंट। क्लियर है? तो ये थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर पेपर में आती है तो आपको यही करना है। लेट अस कंसीडर ए सर्किट containing a parallel plate capacitor and a battery attached with a on off key. Let us consider total current is flows through the circuit is I, which is equal to dq by dt. We know that there is some conduction current in left and right side of the plates, and that is IC, or which is equal to IC is equal to I, which is equal to dq by dt. This is equation number first. Now a gap between the plates, there is not any conduction current, some amount of displacement current is seems there, यहाँ पे कुछ ना कुछ displacement current होगा, and we know that displacement current is given by, तो ID is equal to E epsilon naught up into d phi E by dt. Now if E is the electric field and A is the area of the plates, then we can write epsilon naught d by dt into EA. We know that EA is equal to Q upon epsilon naught, where Q is the amount of charge which transfer from one plate to another plate. इस Q है जो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है एनी टाइम t, ठीक है, किसी भी टाइम t के अंदर। देयरफॉर EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ID इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आ गया, तो इसमें IC इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी था, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इज इक्वल टू I। और आपके पास क्या हो गया है, जितना ID यहाँ पे है उतना ही IC यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे IC 0 और यहाँ पे ID 0। तो इन दोनों का अगर सम करके देखें तो आपका क्या आ जाएगा, ये I के बराबर आ जाएगा। हैंस वी कैन से दैट या दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपको क्या बना देता है, इस सर्किट के अंदर करंट का कंटिन्यूटी बना देता है। उसके बाद आपको बता देना है कि हर सर्किट के अंदर हर जहाँ पे भी जो भी मटेरियल लगा होगा, अगर वो कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग, या तो कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा, हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट आपके एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के दोनों वहाँ पे होंगे। लेकिन कंडक्शन करंट ज़्यादा होता है कहाँ पे, जब कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ कर रखा हो, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है जहाँ पे नॉन कंडक्टिंग मीडियम यूज़ कर रखा हो, ठीक है, यानी इंसुलेटिंग मीडियम जहाँ पे यूज़ कर रखा हो।
चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ, इसमें कुछ और 2-3 टॉपिक आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, वो केवल और केवल नॉलेज के लिए हैं। आप पढ़ लेना उनको, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करना। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट वेयर देयर इज ए चार्ज ऑफ whenever there is a change of electric flux, unlike conduction current it does not exist under steady condition। जैसे स्टडी कंडीशन में कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है, वैसे स्टडी कंडीशन में यानी एक जैसे करंट के फ्लो के आसपास वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट एग्जिस्ट ओनली वेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजेस, केवल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। It is not a current, it only adds to current density in ampere circuital law as it produce magnetic field, so it is called current। ये कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइप का करंट नहीं है, ये केवल और केवल ये है कि जब एम्पियर सर्किटल लॉ में हम देख रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कौन प्रोड्यूस करता है? करंट, इसलिए इसको नाम दे दिया गया करंट। ठीक है, उसके बाद है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू अदर कैपेसिटर प्लेट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? एक कैपेसिटर प्लेट से दूसरे कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रांसफर किया, इसके ऊपर डिपेंड करता है या उसके बराबर होती है। उसके बाद टुगेदर विद द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करते हैं अगर हम कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को एक साथ देखें तो अब मैं बात कर रहा था किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कोई ये कहे कि कोई और कंपोनेंट लगा दे वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट करना रहेगा, नहीं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा दिया, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की, मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्शन ज़्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट ही। लेकिन ये पक्का है कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों होंगे अगर कहीं पे भी कैपेसिटर लगा दिया तो आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कोई सर्किट नहीं है जिसमें कैपेसिटर का यूज़ ना हो, वहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ होता ही होता है। आज तक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बना है जो कार्ड पीसीबी बोर्ड होता है जिसके अंदर कैपेसिटर का यूज़ ना हुआ हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लगभग हर उस सर्किट में, देखिए ये किससे चल रहा है? डीसी से। जो भी सर्किट डीसी ड्राइव होता है यानी डीसी करंट से चलता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एक पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन किया जाता है। उस पीसीबी बोर्ड में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कैपेसिटर ना लगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर सर्किट में ऐसा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर सर्किट में कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में आ जाता है तो डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता हर सर्किट में होगा। आप क्या करोगे? उस सर्किट में होगा जिसमें कैपेसिटर का यूज़ हो रहा हो, उस सर्किट में पक्का होगा जिसमें कैपेसिटर का यूज़ हो रहा हो। अब वो कैपेसिटर के बीच में कोई भी मटेरियल हो, वो आपको कंडीशन बता दोगे कि वो कंडक्टिंग मटेरियल है या इंसुलेटिंग मटेरियल है या कोई मटेरियल नहीं है यानी एयर है। ठीक है, तो इस तरह से आप, या वैक्यूम है, जो भी है, तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा टॉपिक्स थे नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो करने बहुत ज़रूरी है। तो पहले उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कीजिए। एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल हर बच्चा मेरे पास सेंड करेगा, एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स हर बच्चा मेरे पास सेंड करेगा, जहाँ तक हो चुके यहाँ तक। उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखिए मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उनके केवल और केवल हम यहाँ पे रिजल्ट्स पढ़ते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं पढ़ी जाती है। केवल और केवल फाइनल इक्वेशन वो सारी की सारी आपकी लगभग सारी की सारी पढ़ी हुई है। पहली जो इक्वेशन होती है वो होती है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ रखा है। उसके बाद गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और वो क्या होता है? बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता है, वो तो हमेशा ही। उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो पढ़ रखा है आपने। ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, या ये भी आपकी एक ये मान के चलिए कि मैक्सवेल की इक्वेशन है। उसके बाद है मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये सारे आपकी इक्वेशन केवल और केवल रिजल्ट्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो मैक्सवेल प्रेडिक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि उसने प्रूव किया था चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी उल्टा सुल्टा दोनों दो क्या है बराबर है। इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी, वो होगा ही होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। ये सब इसका यूज़ करेगा और ये दोनों चेंज होते हैं टाइम और स्पेस के साथ, इसलिए इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं वो दोनों साथ साथ साइनोसॉइडली कर चलते हैं with maintains angle with maintaining an angle of 90 degree between them, and also propagates as in a direction by making an angle 90 degree with that direction। ठीक है, ये सब इसने प्रूव किया था। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसने बता दी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उसके बाद केवल और केवल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल उसमें कुछ भी नहीं है, वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। और उसके बाद केवल आपका काम बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो आपको याद करना है पर्टिकुलर फॉर्म में। उसके बाद उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी याद करनी है, उसके बाद उसके यूजेज एंड एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा काम है 3 लेक्चर का, यानी 1 लेक्चर और बचा है मेरा, 2 आज हो चुके हैं, 1 लेक्चर और बचा है मेरा समझाने का। उसके बाद केवल आपका काम बचता है सारा का सारा याद करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही। टास्क सभी बच्चे मेरे से ज़रूर शेयर करें। छोटा सा वीडियो आपका आज मैंने बनाया है, बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितने पीछे के टॉपिक इस चैप्टर में हो चुके वो +5 न्यूमेरिकल एटलीस्ट मेरे पास शेयर करने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।